दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट सेशन में मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आपके सिलेबस का पहला टॉपिक वही दिया है हिस्ट्री के अंदर। आज दूसरा टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बाद आएगा उत्तर वैदिक सभ्यता। प्रिंट आउट जो उसका बताया था मैंने आपको सिलेबस का, वो अपने पास रखना। इस टॉपिक को भी आप लोग हाईलाइट कर लेना। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि लूसेंट का जो पोर्शन है वैदिक पीरियड वाला, वो आपने कवर कर लिया होगा। ठीक है, दोनों को साथ साथ लेके चलना है। अन्य चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं अधिकतम लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा सकूं। आपकी तरह किसी अन्य को भी इससे फ़ायदा हो सके, तो आप लोगों को ये करना ही करना है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, ऐसा ना हो कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और क्लासेस ऑफ करनी पड़े। ठीक, देखिए आज का जो टॉपिक है आपका, वो आपका दे रखा है उसने सिलेबस में, वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता या वैदिक पीरियड। ठीक, अब देखिए ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये दो चीज़ें हैं जो सिलेबस में दी हैं। एक वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक और उत्तर वैदिक। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत मुख्यतः ऋग्वेद के बारे में वर्णन किया, यानी जो ऋग्वैदिक पीरियड था, जहाँ पे देखो आप लोगों को 4 वेद हैं पता है। ठीक है, उसमें जो ऋग्वेद है उस वाले का जो एरा है उसको बोला जाता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो मेनली हम वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के बारे में क्या करेंगे, ऋग्वैदिक युग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद के जो 3 आते हैं, ठीक है, जैसे सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, और जो अगला है आपका यजुर्वेद हो गया, ये सब के सब आपकी किस बात है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो ऋग्वेद, वेदों की संख्या आप लोगों को कितनी है पता है, 4 है। ठीक है, कौन कौन से, ऋग्वेद है एक, उसके अलावा सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, ये आप लोगों को 3 में फिर पढ़ाऊंगा। पहला हमारा ऋग्वैदिक पीरियड दे रखा है जो ऋग्वेद के अंदर आता है। ठीक है, इसमें देखिए जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, सब लोग आप जानते हैं, और इसका जो समय है लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन है, लिख लीजिए सबसे प्राचीन है। आप लोगों को पता है, आपको लूसेंट में मिल चुका होगा। ठीक है, सबसे प्राचीन है। समय जो है इसका लगभग 3500 वर्ष पूर्व है। ठीक है, यानी ईसा पूर्व जिसको भी आप कहते हैं, लगभग इसी के आसपास इसको लिखा गया था। किसको, ऋग्वेद को, यानी जो इसका एरा था। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों को एक बहुत जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सुनने को मिलेगा। एक शब्द यूज होता है, वो होता है सूक्त। ठीक है, क्या यूज होता है, सूक्त। ये बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, सूक्त का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ, इसका जो अर्थ होता है वो होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, हो सकता है आपसे इस बार पूछ दे एग्जाम में, ऋग्वैदिक काल में सूक्त का क्या तात्पर्य होता था। सूक्त का तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है अपने आप में, अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, अब जो सूक्त होते थे वो होते क्या थे, तो जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता था। ठीक है, यानी ऋग्वेद की प्रार्थना, यानी सूक्त क्या है, ऋग्वेद की प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद की प्रार्थनाएं। ठीक है, सूक्त क्या होता है, ऋग्वेद की प्रार्थनाएं होता है। और सूक्त का अर्थ क्या होता है अपने आप में, इसको क्या बोला जाता है, इसका तात्पर्य है अच्छी तरह से बोला गया, यानी ऋग्वेद के अंदर जो प्रार्थनाएं होती हैं उसको सूक्त बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जो सूक्त है, उस सूक्त की रचना होती है वो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में होती है। यानी जो अलग अलग देवी देवता थे ऋग्वैदिक पीरियड में, उनके बारे में जो आप स्तुति होगी या इनके बारे में जो आप बखान करेंगे, उच्चारण करेंगे, भजन करेंगे, यानी देवी देवताओं को याद करने के लिए जो प्रार्थनाएं होती थी वो क्या होती थी, सूक्त होती थी। अगर आपसे पूछता है सूक्त क्या होता था, ऋग्वेद की प्रार्थनाएं। सूक्त क्यों लिखे जाते थे, देवी देवताओं की स्तुति के लिए। ठीक है, यानी देवी देवताओं की प्रार्थना के लिए। ठीक, अब आप लोगों को पता है, देखिए विभिन्न प्रकार के देवी देवता वहां पे थे, जैसे अग्नि थे, इंद्र हैं या सोम है। ठीक है, इन सभी देवताओं के लिए सूक्त की रचनाएं की गई हैं। ठीक है, जैसे प्रसिद्ध देवता कौन कौन थे, जैसे अग्नि है, इसके अलावा इंद्र हैं या सोम है। ठीक है, अब अग्नि किसके देवता होंगे आप लोगों को पता है, ये भी पूछता है। ठीक है, अग्नि तो आग के देवता हैं। ठीक है, इंद्र को आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र क्या है, युद्ध के देवता। ठीक है, किसके थे, युद्ध के। और साथ ही साथ याद रखना, इंद्र इनके सबसे प्रचलित देवता थे, सबसे सर्वश्रेष्ठ जिसको मानते थे वो किसको मानते थे, ऋग्वैदिक लोग इंद्र को मानते थे। ठीक है, और सोम जो होते थे, सोम वनस्पति के देवता होते थे। ठीक है, ये पूछता है ऋग्वैदिक पीरियड में वनस्पति का देवता कौन था,
वनस्पति का। ठीक है, तो ये चीजें थी। ठीक है, अब देखिए सूक्त मैंने बता दिया कि अच्छी तरह। अब ये सूक्त की रचना कौन करते थे? सामान्यतः जो सूक्त होते थे उनकी रचना पुरुषों के द्वारा की जाती थी, लेकिन कहीं कहीं पे इसकी रचना क्या किसके द्वारा भी की गई है? महिलाओं के, यानी पुरुष प्लस महिलाओं द्वारा की जाती थी, लेकिन अधिकांशतः सूक्त की रचना किसके द्वारा की गई है? पुरुषों के द्वारा की गई। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या आता है? ऋग्वेद की भाषा। ठीक है, जो ये ऋग्वेद है, जो हम लोग ऋग्वेद यानी वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं, यानी उसके अंदर भाषा। ठीक है, जो ऋग्वेद की अपने आप में भाषा है वो है प्राक संस्कृत। ठीक है, यानी इस प्राक संस्कृत के अलावा इसको वैदिक संस्कृत भी बोलते हैं। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा पूछता है आपसे तो है प्राक संस्कृत। ठीक है, और इसी को अलग नाम से आप भी बोल सकते हैं वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत, यानी भाषा के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ऋग्वेद होते थे इसका सामान्यतः उच्चारण और श्रवण होता था, यानी इनको उच्चारण किया जाता था और इनको श्रवण किया जाता था, सुना जाता था। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता था। याद रखना, ऋग्वेद को जो था उसका श्रवण होता था, उसका उच्चारण होता था। ठीक है, श्रवण और उच्चारण तो होता था किसका? ऋग्वेद का। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। ठीक है, किसको? ऋग्वेद को। ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, जो आप लोगों को पूछा जा सकता है पेपर में। अब देखिए इस ऋग्वेद में, यानी जो वैदिक पीरियड है, विभिन्न प्रकार की नदियों का भी क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, उन नदियों में क्या क्या हो सकता है? जैसे मुख्य नदियां जो थी, जैसे सरस्वती है या सिंधु है या इसकी सहायक नदियां। ठीक है, साथ ही साथ गंगा, यमुना। ठीक है, जैसे सरस्वती, ठीक है, सिंधु प्लस इसकी सहायक नदियां। ठीक है, याद रखना, सहायक नदियां किसकी? सिंधु की। अब सिंधु की सहायक नदियां जैसे क्या क्या हैं? ब्यास हो गया, झेलम हो गया, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां आप लोगों ने पढ़ा होगा, रावी वगैरह। इन सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी उसका उल्लेख है। साथ ही साथ इसमें गंगा और यमुना नदी का भी उल्लेख किया गया है, जो मात्र एक बार है। ठीक है, उसको याद रखना, एक बार। अगर आपसे पूछता है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख कितनी बार किया गया है, आप क्या कहोगे? सिर्फ एक बार। ठीक है, और सरस्वती जो इनकी थी, इस सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा क्या मानते थे? ये अपने आप में पवित्र नदियों के रूप में लेते थे। ठीक है, यानी सर्वाधिक वर्णित नदी थी सिंधु और सर्वाधिक पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती। ठीक है, ये क्या थी? सर्वाधिक पवित्र नदी। अगर आपसे पूछता है ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी और सिंधु जो है सर्वाधिक वर्णित है। ठीक है, यानी सर्वाधिक जगह वर्णन जो किया गया है वो सिंधु नदी का किया गया, सर्वाधिक वर्णन। और ये गंगा और यमुना का कितनी बार वर्णन किया गया? मात्र एक बार किया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ भाषाएं होती है और उनसे संबंधित भाषा परिवार भी होते हैं, वो एनसीईआरटी में आपका दे रखा है। ठीक है, जैसे भाषा लिख लीजिए आप। कुछ भाषा, जैसे एक भाषा, जैसे यहाँ पे तो जनरली संस्कृत का यूज होता था, जो संस्कृत भाषा है वो किस भाषा परिवार से पूछता है? तो भारोपी भाषा परिवार है। ठीक है, तो संस्कृत किस भाषा परिवार से पूछेगा? संस्कृत किस भाषा परिवार से? भारोपी, भारोपी भाषा परिवार। ठीक, भाषा परिवार। इसके अलावा जो दक्षिण भारत की भाषाएं जैसे मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की भाषा, दक्षिण भारत की भाषा। अब दक्षिण भारत की भाषाओं में क्या क्या हो सकता है? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सब के सब द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। ठीक है, पूछता है आपसे द्रविड़। ठीक है, भाषा परिवार लिख लीजिए। और इसके अलावा जैसे नॉर्थ ईस्ट के है, जो उत्तर पूर्वी इलाका है, जैसे आपका असम वगैरह, मेघालय, इन इलाकों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किस भाषा परिवार की हैं? तिब्बत वर्मा भाषा परिवार। ठीक है, यानी उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व को या पूर्वोत्तर को या नॉर्थ ईस्ट को, जो भी कहते हो, उत्तर पूर्व भारत की जो भाषाएं हैं वो किसकी हैं? तिब्बत वर्मा परिवार की, तिब्बत वर्मा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा जो लास्ट आप लोगों की चीज आती है वो मध्य भारत की आती है। ठीक है, क्या आती है? मध्य भारत। मध्य भारत जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन इलाकों की जो भाषाएं होती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की क्या है? भाषा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए कुछ चीजें मैं आप लोगों को और बताता हूँ, ऋग्वैदिक राजा के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ऋग्वेद में जो राजा होता था इसके टाइम पे, उसका क्या काम होता था और राजा कैसे राज करता था। ठीक है, ऋग्वैदिक राजा देखिए,
ये याद रखना किसी बड़े महल में या किसी बड़ी राजधानी में नहीं रहता था। ठीक है, पहली चीज कोई जैसे पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऋग्वैदिक काल में कौन से राजा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहली चीज याद रखना किसी बड़े महल या राजधानी में नहीं रहता था, इसकी अपनी कोई सेना नहीं होती थी, न ही ये कर लगाता था, नहीं टैक्स लगाने की भी इसके पास पावर नहीं थी। राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा बनेगा ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। इसके अलावा जो राजा था एक नॉर्मल अपने आप में सरदार टाइप का होता था। ठीक है, और वो सरदार होता कबीलों का। ठीक है, अलग अलग कबीले थे, उसका सरदार होता था, वो अपने आप में क्या बनता था, राजा बनता था। और इसका चुनाव एक आम सभा द्वारा किया जाता था जिसको समिति बोला जाता था। ठीक है, तो राजा के बारे में आप लोग पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए कोई राजधानी नहीं और कोई बड़े महल में नहीं रहता था। दूसरा लिख लीजिए कोई सेना नहीं होती थी। तीसरा लिख लीजिए कर लगाने का अधिकार नहीं था। चौथा लिख लीजिए राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा नहीं बनता था। पांचवा लिख लीजिए आप जो है एक कबीले का सरदार टाइप का होता था जिसके पास असीमित शक्तियां नहीं थी, यानी इसकी शक्तियों पे सीमांकन था। और ये सीमा जो लगाती थी सभा और समिति, जो कुछ यहाँ पे अपने आप में बॉडीज थी वो लगाती थी। यानी आप मान के चलिए इसका जो चयन या इसका चुनाव होता था एक आम सभा द्वारा होता था जिसको समिति बोला जाता था। ठीक है, समिति। ठीक है, कबीले का एक प्रकार का क्या होता था, सरदार हुआ करता था। ठीक, ये तो ऋग्वैदिक राजा के बारे में से पूछेगा नहीं, लेकिन ये पॉइंट कभी आ सकता है ऋग्वैदिक काल के राजा के बारे में क्या सही है या क्या गलत है। ठीक, अब देखिए ऋग्वैदिक काल में युद्ध वगैरह भी होते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक युद्ध लिख लीजिए, ऋग्वैदिक युद्ध। अब ऋग्वैदिक युद्ध का मतलब क्या होता है कि इस समय पे जो युद्ध वगैरह होते थे आखिर क्यों होते थे। सामान्यतः जो युद्ध होता था वो मवेशियों के लिए होता था, जानवरों के लिए होता था, जिनमें गाय सबसे ज्यादा क्या थी, प्रचलित थी। ठीक है, तो युद्ध किसके लिए होते थे, मवेशियों के लिए मुख्यतः। ठीक है, मवेशियों के लिए। और मवेशियों के अलावा कभी कभी जो युद्ध होता था कुछ छोटी मोटी घटनाओं में आपको देखेंगे, जैसे कि मतलब कोई पानी का सोर्स हो गया, या जमीन है पानी का स्रोत है, या कुछ लोगों को गुलाम वगैरह बनाने के लिए भी युद्ध होते थे, यानी लोगों को खरीदने के लिए। ठीक है, लेकिन सब सर्वाधिक जो कारण है युद्ध किस चीज के लिए होता था, मवेशियों के लिए। कभी कभी आप देखोगे जमीन, पानी के स्रोत, इन चीजों के लिए भी होता था। ठीक है, जब राजा या जो कबीला था वो धन जीतता था, जो पैसा युद्ध में जीतता था, वो सिर्फ राजा नहीं रखता था, राजा अपने सरदारों को अलावा मतलब जो उससे अधीनस्थ होंगे या पुरोहितों को हो गया या आम सभा में भी पैसे को बांट देता था। ठीक है, तो राजा जीता धन किसको जीता हुआ जो धन होता था वो क्या होता था, बंट जाता था। क्या होता था, बंट जाता था, यानी बांट दिया जाता था, सिर्फ सरदार ही अपने पास पैसा नहीं रखता था। ठीक है, इसके अलावा देखिए जैसे जो सरदार वगैरह ये तो आपको पता ही है। ठीक है, युद्ध के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, मैंने पहले भी बता दिया कि राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। तो ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना युद्ध के लिए नहीं होती थी और अधिकांशतः पुरुष युद्ध में क्या करते थे, भाग लेते थे। ठीक है, ये तो ऋग्वैदिक युद्ध के बारे में था। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, वो आप देखिए। देखिए ऋग्वेद में यज्ञ वगैरह भी होते थे। ठीक है, अब यज्ञ के लिए क्या चीजें होती थी। ठीक है, जैसे यज्ञ वगैरह करेंगे तो यज्ञ में कुछ तो डालते होंगे। ये सामान्यतः यज्ञ में या तो घी का प्रयोग करते थे या कभी कभी क्या करते थे, इसमें अनाज डाल देते थे या कभी कभी जानवर की आहुति भी देते थे। ठीक है, या तो घी या कभी कभी क्या अनाज या जानवर की आहुति भी दी जाती थी। ठीक है, जानवर आहुति। ठीक, मतलब आपको ये याद रखना है कि ऋग्वैदिक पीरियड में यज्ञ वगैरह ये लोग करते थे। ठीक है, और जो यज्ञ का कार्य करने का काम होता था अगर पूछता है वो था पुरोहित का। ठीक है, जिसे ब्राह्मण भी बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था, ब्राह्मण बोला जाता था। पुरोहित क्या करता था, यज्ञ का कार्य करता था। अब देखिए ऋग्वेद में जैसे आप ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ोगे बहुत जगह एक शब्द का प्रयोग हुआ है, जन या विष। अगर आपसे पूछता है ऋग्वेद काल में जन या विष शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, आप कहोगे जनता या समुदाय के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं ऋग्वेद में जन या विष शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, जनता या समुदाय, जो भी पेपर में आता है। ठीक है, या समुदाय। ठीक है, तो इसमें देखोगे अलग अलग टाइप के समुदाय या जन थे। ठीक है, इसी में जैसे एक पुरुजन या पुरुविष भी कह सकते हैं। जैसे क्या था, एक पुरु जन या विष। ठीक है, इसके साथ विष भी आ जाएगा, एक ही बात है, मैं नहीं लिख रहा हूं इतना। ठीक है, ऐसी एक भरत जन था, भरत जन या भरत विष। ठीक है, ये सब के सब क्या थे, एक प्रकार के जनता के समुदाय होते थे। ठीक है, इसके अलावा एक यदुजन भी हुआ करता था। ठीक है, यदुजन। तो ओवरऑल ये जन शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए, जन किस चीज के लिए था, समुदाय के लिए हुआ करता था। ठीक है,
इनके टाइम पे एक बहुत प्रचलित शब्द चला था दस्यु। दस्यु यानी दास। दस्यु कौन होते थे आपसे पेपर में पूछता है, वो आर्य लोगों के विरोधी। आर्य अपने विरोधियों को दस्यु या दास बोलते थे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, क्या बोलते थे, दस्यु या दास। दस्यु या दास, ये क्या होते थे, आर्य विरोधी। यानी आर्य विरोधी का मतलब हुआ आर्य जिसको अपना विरोधी मानते थे, या जो आर्यों के जो विरोधी थे। आर्य मतलब, आर्य का अर्थ मतलब श्रेष्ठ या कुलीन से यहाँ पे है। ठीक है, यानी ऋग्वेद में जो आर्य थे उनको श्रेष्ठ या कुलीन से उनका संबंध है। और दस्यु या दास किस कौन होते थे, आर्य विरोधी या आर्य जिसको अपना विरोधी मानते थे। वो क्यों मानते थे, एक तो इनकी भाषा डिफरेंट थी आर्यों से। ऋग्वैदिक पीरियड के जो आर्य लोग थे उनसे भाषा क्या थी, अलग थी। दूसरा ही यज्ञ वगैरह भी नहीं करते थे। ठीक है, यज्ञ वगैरह भी नहीं करते थे। तो आर्य विरोधियों को क्या कराता था, दस्यु या अपने आप में दास कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए इसके टाइम पे बहुत देवता प्रचलित हुए आर्यों के समय। ठीक है, उनके कुछ ना कुछ वर्क हुआ करते थे। आपसे मिलाने को पूछ सकता है, यहाँ आर्यों के देवता पूछेगा, यहाँ कार्य देव होंगे, मिलाने को पूछेगा, इंडिविजुअल किसी एक का पूछ सकता है। तो आप लिख लीजिए देवता और कार्य। ठीक है, आर्य देवता, और यहाँ पे लिख लीजिए आप कार्य। ठीक है, अब देखिए देवता के अंदर पहले नाम लिख लीजिए। एक लिख लीजिए द्यो, लिख लीजिए, एक लिख लीजिए सवित्र। ठीक है, एक लिख लीजिए द्यो, एक लिख लीजिए सवित्र। ठीक है, एक लिख लीजिए उषा। ठीक लीजिए, एक है इंद्र। ठीक है, एक है वरुण, और एक है मारुत। ठीक है, लास्ट में लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, मारुत। ठीक, मारुत। ठीक है, जो द्यो था, वो जो द्यो था वो आकाश का देवता होता था। ठीक है, आकाश का देवता लिख लीजिए। ठीक है, और जो सवित्र होता था वो किसका होता था, सूर्य की प्रेरक शक्ति। यानी अपने आप में एक प्रकार का सूर्य समझ लीजिए। ठीक है, सूर्य की प्रेरक शक्ति, ये सब एनसीईआरटी है। ठीक है, प्रेरक शक्ति, और इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि सिलेबस में दिया है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, 1 साल 6 महीने मेहनत कर लेते हैं। उषा प्रातःकाल। ठीक है, प्रातःकालीन जो देवी थी या देव मतलब जो प्रातःकालीन जो मतलब आप कह सकते हैं देवता या देवी, जो भी कहते हैं, देवी से समझ लीजिए, उषा प्रातःकाल की देवी थी। ठीक है, इंद्र क्या था, सबसे प्रसिद्ध तो था ही था, मैंने आपको बता दिया। तो ये वर्षा का, ये तूफान का और युद्ध का देवता था। ठीक है, अगर आपसे पूछता है ऋग्वेद में वर्षा, तूफान और युद्ध का देवता कौन होता था, आप क्या बताएंगे, इंद्र होता था। और इसी इंद्र को इनने पुरंदर भी कहा है। ठीक है, क्या कहा गया, पुरंदर। ठीक है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है पूछता है, तो इंद्र के लिए। ठीक है, वरुण जो था, वरुण किसका देवता था, जल का देवता था। ठीक है, जल। और जो मारुत था वो आंधी का देवता होता था। ठीक, ये ऐसे ही मिलाने आएंगे। देव आकाश का, सवित्र सूर्य की प्रेरक शक्ति का, उषा प्रातःकालीन देवी थी, इंद्र जो था वर्षा तूफान और युद्ध का जिसको पुरंदर भी कहा गया है, वरुण जल का देवता, और मारुत किसका देवता था, आपका आंधी का देवता होता था। ठीक है, इन लोगों का जो व्यवसाय था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, बहुत लोग कृषि मारे आएंगे और तुम लोग उनमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्या इनका व्यवसाय। ठीक, अब देखिए इन लोगों का जो व्यवसाय था वो व्यवसाय इनका पशुपालन था। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, व्यवसाय क्या था इसका, पशुपालन था। ठीक है, प्रारंभिक जो था पशुपालन, इसको कृषि मत करके आना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग इसको कृषि कर आते हैं। तो व्यवसाय इनका क्या हुआ करता था, पशुपालन, पशु वगैरह पालते थे, उसी से इनका क्या होता था, इनकम होती थी। ठीक है, आर्यों का जो आपका प्रारंभिक निवास था वो पंजाब के इलाके में था। जब ये आए थे, ये कहाँ आए थे, पंजाब में। प्रारंभिक निवास लिख लीजिए इंडिया में, प्रारंभिक निवास कहाँ लिखेंगे, पंजाब। ठीक है, जैसे इंडिया का ये स्ट्रक्चर है, इस वाले भाग से ये आए थे। ठीक है, मध्य एशिया या यूरेशिया से कहते हैं, इंडिया के इस इलाके में घुसे थे, तो बाद में दिल्ली वगैरह में बसे थे। ये इलाका मध्य एशिया यूरेशिया कहलाता है, यहाँ ये स्टार्टिंग में बसे थे। तो प्रारंभिक निवास इनका कहाँ हुआ करता था, पंजाब में हुआ करता था। ठीक है, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो सूक्त से मिलती है। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में आपसे जानकारी पूछेगा वो सूक्त में। सूक्त क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इनका जो मूल निवास था वो मध्य एशिया या यूरेशिया था। ठीक, मूल निवास पूछते हैं। ठीक है, वो कहा था, या तो मध्य एशिया आएगा ऑप्शन में, मध्य एशिया या यूरेशिया। ठीक है, अब यूरेशिया क्या होता है, यूरोप और एशिया के बीच का इलाका। जैसे इंडिया के मैप में आओगे आप, इस साइड को जाओगे तो वो जो रशिया और जो यूरोप का इलाका है उसका, और एशिया का इलाका यूरेशिया या मध्य एशिया के आसपास का है। ठीक है, मूल निवास इनका हुआ करता था। प्रसिद्ध इनका जो पशु था, सबसे प्रसिद्ध पशु वो घोड़ा था। क्या था,
पशु क्या था इनका, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रसिद्ध पशु पूछेगा घोड़ा, बैल मत मार के आना। घोड़ा क्यों होगा, क्योंकि आए थे मध्य एशिया से। ये यूरेशिया का इलाका जो था पूरा बर्फीला इलाका था यूरेशिया का। अब बर्फीले इलाकों में सब जानवर तो चल नहीं सकते सामान वामान ढोने के साथ। आर्यों की एक तो स्पीड चाहिए थी उनको, दूसरा बर्फों में चलने वाला जानवर चाहिए था, सामान ढोने वाला चाहिए था, इसीलिए इनका सबसे प्रसिद्ध पशु क्या हुआ अपने आप में, घोड़ा हुआ। ठीक है, इसके अलावा इनके वहां पे दो छोटी छोटी बॉडी हुआ करती थी, एक का नाम था सभा, एक का नाम था समिति। ठीक है, सभा जो थी मुख्यतः छोटी मतलब संस्था थी। ठीक, सभा और समिति दो चीजें यहाँ पाई जाती थी, सभा और समिति। समिति जो थी बड़ी थी और आम जनता के लिए थी, और सभा क्या थी, चुनी हुई थी और छोटी संस्था होती थी। ठीक है, चुने लोगों की, अगर आपसे पूछता है ऋग्वैदिक पीरियड में चुने लोगों की छोटी सभा क्या कहलाती थी, सभा मतलब चुने हुए लोगों की जो संस्था थी वो सभा कहलाती थी, और जो आम लोगों की संस्था थी वो क्या कहलाती थी, अपने आप में समिति कहलाती थी। ठीक है, अब देखिए यही जो थे राजा का क्या करते थे, चुनाव करते थे, राजा की शक्ति को सीमित करने का भी ये क्या करते थे, प्रयास करते थे। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में कुछ और फैक्ट देखिए। ऋग्वेद, ठीक है, इसमें जो है अपने आप में 10 मंडल है। कितने हैं, 10 मंडल है। ठीक है, 2 से 7 तक के मंडल प्रारंभिक मंडल कहलाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अंश या प्रारंभिक मंडल। ठीक है, प्रारंभिक अंश या प्रारंभिक मंडल। जो पहला और 10वां था वो बाद में जोड़े गए थे, 1st and 10th। ठीक है, ये कब जोड़े गए थे, बाद में जोड़े गए थे, सबसे लास्ट में। ठीक है, बाद में या सबसे लास्ट में ये जोड़े गए थे ऋग्वेद में। एक ईरानी ग्रंथ है, उस ईरानी ग्रंथ से ऋग्वेद की बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, उसको बोला जाता है अवेस्ता। ठीक है, अवेस्ता नामक एक ईरानी ग्रंथ से ऋग्वेद की समानता है। ठीक है, अवेस्ता नामक ईरानी ग्रंथ से ऋग्वेद की क्या है, थोड़ी बहुत अपने आप में समानता है। ठीक है, इस ऋग्वेद में बहुत बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। वो पूछ सकता है कि कितनी बार हुआ है, तो याद रखना 36 बार आर्य शब्द का इसमें क्या हो रखा है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये तो ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में जो था, मतलब एक हल्का सा आइडिया था। अब जो बेसिक जो 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखिए। जैसे आर्यों का जो निवास था वो सप्त सिंधु प्रदेश भी कहलाता था। जैसे पंजाब के इलाके में बसे थे तो वो सिंध नदी और उसकी सहायक नदियों का इलाका था, तो आर्य का निवास सप्त सिंधु प्रदेश भी आ सकता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी, आर्यों का निवास क्या कहलाता था, सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि तेज हो रहा होगा, लेकिन तेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को अब कोर्स भी चाहिए तो थोड़ा सा तेज होगा, आप बैक करके वीडियो देखते रहना है। ठीक है, जो आर्यों का उल्लेख होता है वो कुछ अपने आप में अलग अलग जगह अभिलेख है, वो NCERT में दे रखा है। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन उससे पूछे, अधिकांश लोगों को बेहोश कर जाए। ठीक है, इन अभिलेखों के नाम, एक का नाम है हिट्टाइट। ठीक है, हिट्टाइट पड़ता है टर्की में। ठीक है, क्या है, हिट्टाइट, ये पड़ता है तुर्की में। अनातोलिया एक जगह है, तुर्की में हिट्टाइट पड़ता है। ठीक है, यानी आर्य शब्दों का, या इसको लिख लीजिए, आर्य शब्द का निम्नलिखित अभिलेखों में वर्णन है। पहला लिख लीजिए हिट्टाइट, जो कि कहां पड़ता है, टर्की में। दूसरा लिख लीजिए कस्साइड, क्या लिखेंगे, कस्साइट, ये कहां पड़ता है, इराक में। ठीक है, और एक जैसे कस्साइड इराक में पड़ता है, हिट्टाइट टर्की में पड़ता है। एक जगह और आर्य शब्द का प्रयोग किया गया, उसका नाम है मितन्नी। ठीक है, मितन्नी, वो सीरिया में पड़ता है। मितन्नी के ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, सीरिया। ठीक है, इन अभिलेखों में क्या है, आर्य शब्द का उल्लेख है, आर्य उल्लेख, आर्य शब्द का उल्लेख। और ये सब के सब देखिए NCERT कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। ठीक है, ये 6th, 9th और 11th NCERT का मिक्सचर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इसके अलावा जो एक शब्द मैंने आपको पहले भी बता रखा है, दस्यु या दास, वो क्या होते थे, आर्य विरोधी, और आर्य यहाँ के मूल निवासियों को क्या बोलते थे, दस्यु या दास। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बढ़ा दिया है। आर्य यहाँ के मूल निवासियों को क्या बोलते थे, भारत के मूल निवासियों को दस्यु या दास बोलते थे। ठीक है, पुरंदर वगैरह मैं आपको बढ़ा चुका हूँ। पुरंदर इनका इंद्र को बोलते थे, सबसे प्रिय देवता भी इनका क्या था, इंद्र था। ठीक है, तो अब जो दस्यु था, उस दस्यु को हराने वाले राजा को त्रिशदस्यु बोला जाता था। क्या बोला जाता था, त्रिशदस्यु। ठीक है, त्रिशदस्यु, त्रिशदस्यु कौन होता था, यानी उस दस्यु को हराने वाला, जो यहाँ का जो मतलब दस्यु यहाँ के लोगों को बोला जाता था, उसको हराने वाला आर्य राजा क्या बोला जाता था, त्रिदस्यु। यानी त्रिदस्यु था दस्यु को पराजित करने वाला आर्य। ठीक है, एक बहुत प्रचलित युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। हो सकता है क्वेश्चन इस बार उससे पूछा जाए। उस युद्ध का नाम है दशराग्य युद्ध। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
राग्य युद्ध। ठीक है, ये जो दशराग्य युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पे हुआ था पूछता है। उस नदी का नाम है परुष्णवी। ठीक है, क्या है, परुष्णवी। और इस परुष्णवी को ही क्या बोला गया है वर्तमान में, रावी नदी। ठीक है, और ये दशराग्य युद्ध हुआ था। एक राजा सुबा मतलब एक राजा हुआ करते थे, उसका नाम था सुदास। ठीक है, राजा सुदास, इस राजा सुदास का 10 अन्य यहाँ के राजाओं से हुआ था, 10 राजाओं से। ठीक है, इनके बीच युद्ध हुआ था। और जो राजा सुदास था वो भरतपुर उसका था, किसका, कुल का, जो मैंने अभी आपको बताया, जो भरत कुल हो गया, या जो मैं आपको बता रहा था भरत कुल का था। ठीक है, और इस दशराग्य युद्ध में इस राजा सुदास की क्या हुई थी, विजय हुई थी। इसी भरत कुल का होने के कारण, इस राजा के विजय होने के कारण हमारे देश का नाम कहा जाता है कि क्या पड़ा, भारत वर्ष पड़ा। ठीक है, तो दशराग्य युद्ध किसके कहाँ हुआ था, पुरुषनवी नदी के तट पे राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के मध्य। ठीक है, अब ये अधिकांश युद्ध किस चीज के लिए करते थे, गाय के लिए करते थे। ठीक है, मवेशियों के लिए करते थे, मैंने बता दिया। इसी के तहत इनमें एक शब्द का प्रयोग किया गया, उसका नाम है गविष्ट। गविष्ट का मतलब है गाय का अन्वेषण। ठीक है, ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग ये हुआ है, गाय का अन्वेषण। ठीक है, और अधिकांश युद्ध किसके लिए होते थे, गाय के लिए होते थे। ठीक है, गविष्ट शब्द का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, आर्य की जो संस्कृति थी वो नगरीय नहीं थी, ये कैसी संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, पूछेगा ये आर्य की संस्कृति कैसी थी, नगरीय या ग्रामीण। तो आप याद रखना आर्य संस्कृति अपने आप में कैसी थी, ग्रामीण संस्कृति। ठीक है, इनके टाइम पे भी कुछ अधिकारी वगैरह होते थे, कुछ कामगार मतलब काम दिया होता था, उन अधिकारियों के नाम नोट कर लीजिए। एक का नाम लिख लीजिए व्राजपति, जो कि किसका होता था, चारागाह का प्रधान होता था। ठीक है, व्राजपति, ये किसका प्रधान लिख लीजिए, चारागाह का प्रधान, चारागाह। ठीक है, व्राजपति कौन होता था, चारागाह का प्रधान। एक होता था कुलपा, जो कि परिवार का प्रधान, कुलपा। ठीक है, कुलपा, ये किसका प्रधान होता था, परिवार का प्रधान होता था। ठीक, परिवार का प्रधान क्या कहलाता, कुलपा। और एक होता था ग्रामणी, ग्रामणी मतलब गांव का। ठीक है, ग्रामणी गांव का प्रधान होता था। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कुछ फैक्ट हैं, एक राज व्यवस्था के बारे में पढ़ाता हूँ और थोड़ा सा इनकी संस्कृति के बारे में पढ़ाता हूँ, आप लोगों को इनका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वैदिक यानी वैदिक जो दे रखे हैं, इनके टाइम पे जो राज व्यवस्था होती थी, राज व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए जो राज व्यवस्था होती थी, राजा का पद पहले तो आनुवंशिक नहीं था, बाद में क्या हो गया था, आनुवंशिक होने लग गया था। ठीक है, राजा को यहाँ राजन शब्द के लिए भी संबोधित किया गया है और उसकी असीमित शक्ति नहीं थी, मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, समिति और सभा मैंने आपको बता दिया। समिति आम सभा होती थी, सभा कुछ चुने हुए लोगों की होती थी, जो समिति के कंपेयर में छोटी होती थी और राजा का क्या करती थी, चुनाव करती थी। स्त्रियों की दशा बेटर थी इनके टाइम पे। ठीक है, यानी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी कंडीशन ऋग्वैदिक युग में बताई गई है और महिलाओं को इवन यज्ञ वगैरह और सभा और विदथ में भाग लेने का अधिकार होता था। ठीक है, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ये यज्ञ कर सकती थी। ठीक है, सभा में भाग ले सकती थी और विदथ भी होती थी एक संस्था, उसमें भी क्या कर सकती थी, ये महिलाएं भाग ले सकती थी, याद रखना है। ठीक है, और एक शब्द का प्रयोग हुआ है बहुत बार आज इस ऋग्वैदिक में, अयस शब्द। अगर आपसे पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में अयस शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो आप बताओगे तांबे और कांसे के लिए। ठीक है, लिख लीजिए अयस शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, अयस। ठीक है, ये हुआ आपका तांबा प्लस कांसे के लिए अयस शब्द का क्या हुआ है, अपने आप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये जब तांबा कांसा है तो कहीं ना कहीं शिल्प कला या धातु कर्म के बारे में जानते होंगे, जब तांबा और कांसा आ रहा है। ठीक है, और चित्रित धूसर मृद भांडों का भी इन्हें प्रयोग किया है, यानी जो बर्तन होंगे, मिट्टी के बने हुए बर्तन चित्रित होंगे और उसमें मिट्टी लगी होगी। तो याद रखना ऋग्वैदिक टाइम पे चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड का भी क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखिए लास्ट पॉइंट आज का, इनकी संस्कृति के बारे में जानते हैं। ठीक है, संस्कृति जो थी पितृसत्तात्मक ही इनका समाज हुआ करता था, यानी समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। ठीक है, यानी पिता यानी पुरुष वर्ग की क्या थी, प्रधानता थी। ठीक है, कैसा था समाज, पितृसत्तात्मक था। पहला पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, अब देखिए समाज जो व्यवस्था थी उसमें गुप्तचर हुआ करते थे, और पूछता है आपसे गुप्तचर ऋग्वैदिक पीरियड में क्या करते थे, तो सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए राजा गुप्तचर रखता था कि कोई सामाजिक व्यवस्था से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, उसके लिए यानी सामाजिक व्यवस्था के लिए इस पीरियड में गुप्तचर हुआ करते थे। बाल विवाह प्रचलित नहीं था। ठीक है,
जब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में कोई कथन गलत है या सही है, तो बाल विवाह यहाँ पे प्रचलित नहीं था, याद रखना, ठीक है। यह संस्कृति जो इहलौकिक थी, जो कि इस लोक की क्या करती थी, बात करती थी, ठीक है। इहलौकिक संस्कृति थी और जो उपासना होती थी वो देवताओं की होती थी और यज्ञ वगैरह के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, पाठ वगैरह करके देवता वगैरह की क्या करते थे, उपासना करते थे, ठीक है। और एक फैक्ट और लिख लीजिए, इसमें जो दक्षिणा दी जाती थी वो गाय के रूप में दी जाती थी। दक्षिणा किसके रूप में, गाय, कभी कभी दासियों को भी दक्षिणा के रूप में दिया जाता था, ठीक है। और भूमि, इसके रूप में क्या किया जाता था, दक्षिणा दी जाती थी, ठीक है। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख हुआ है, वो किस वेद में हुआ है, पूछता है आपसे, ऋग्वेद में, ठीक है। गायत्री मंत्र किस वेद में है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। और साथ ही साथ इस समय में धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का क्या होने लगा था, विकास। अगर आपसे पूछता है वर्ण व्यवस्था का विकास किस समय होने लगा था, वो आप बताओगे धीरे धीरे, आपका मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में। और आप लोग जानते हैं इसमें शूद्र वगैरह का भी 10वें मंडल में उल्लेख किया गया है, ठीक है। शूद्र शब्द का उल्लेख पूछता है वो 10वें मंडल में, ठीक। और लास्ट फैक्ट आज का जो आप लोगों के लिए हो सकता है, विष शब्द मैंने जो बताया, या जन या विष, उसका कितनी बार उल्लेख हुआ है, 170, ठीक है। विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में, 170 टाइम, ठीक है। अब देखिए, जब ये सब चीजें देख रहे थे, इसी टाइम पे एक महापाषाणिक संस्कृति का भी विकास हो रहा था। हल्का सा आइडिया मैं अगली वीडियो से पहले महापाषाणिक संस्कृति का दूंगा और उसके बाद मैं आपको उत्तर वैदिक काल बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा तेज सेशन रहेंगे, अब आपके समझ आया होगा। दोबारा वीडियो देखना, आपके समझ आ जाएगा। आप लोग इसको रिवाइज करना। आज का होमवर्क सुन लीजिए, अगला वीडियो आपका उत्तर वैदिक काल होगा। मेरे पढ़ाने से पहले उत्तर वैदिक काल को अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।